मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा वतन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा वतन स्वदेशी। मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी। हमारे स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग करने से किसी के हाथ को काम मिलता है, किसी बेसहारे को सहारा मिलता है। स्वदेशी के उत्कर्ष से, स्वदेशी के व्रत से, स्वदेशी के पालन से इस देश के करोड़ों लोगों को खुशियां मिलेंगी। तो हमें वस्त्र तो प्रयोग करना ही है ना, हमें साबुन, शैम्पू, हमें जूता, चप्पल, टूथपेस्ट, आटा, नमक जो भी हमें प्रयोग करना है वो हमारा स्वदेशी ही होगा। और इससे देश के करोड़ों लोगों को खुशियां मिलेंगी, उनके हाथों को काम मिलेगा, उनको भी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए दाम मिलेगा, उनकी जेबों में दाम होगा, उनके हाथों में काम होगा, उनको भी आत्मसम्मान के साथ जिंदगी जीने का हक मिलेगा। कोई भी बेबस लाचार होकर के, दरिद्र होकर के, भूख और अभावग्रस्त होकर के नहीं जिएगा मेरे वतन में, कोई भूखा नहीं सोएगा। हाँ, बहुत बड़ा सपना है ये स्वदेशी का। आइए इसी संकल्प को दोहराते हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने गोरखपुर की जेल में बैठकर के पंक्तियां लिखी थी। क्या पंक्तियां थी? तन में बसन स्वदेशी। हमारे तन पर, हमारे बेडरूम से लेकर के हमारे बाथरूम तक, रसोई घर तक, हमारे घर से लेकर के ऑफिस तक, और हमारे सिर से लेकर के एड़ी तक, एड़ी से लेकर के चोटी तक, हमारे इस शरीर से लेकर के, क्षेत्र से लेकर के हमारे खेत तक हम स्वदेशी का ही प्रयोग करेंगे। ये संकल्प, और ये संकल्प हमारे क्रांतिवीरों का था, ये संकल्प हमारे महापुरुषों का था, और इस संकल्प में जीने का व्रत आज हम लेते हैं। और जो भी देशभक्त, संवेदनशील, जागरूक भाई बहन हैं, वो इसी संकल्प के साथ अब जिएंगे तो हम सच में देश को बहुत उत्कर्ष तक, ऊंचाई तक लेकर के जाएंगे। आइए गाते हैं। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वदेशी का व्रत हर भारतीय, हर देशभक्त, हर देश के सजग और जागरूक भाई बहन को लेना है। हम अनजाने में ही देश का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, हम अनजाने में ही देश को कमजोर बनाते हैं। देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी आर्थिक शक्ति होती है। जो देश दरिद्र है, जो देश गरीब है, वो कभी भी दुनिया में सिर उठा करके सम्मान के साथ खड़ा नहीं हो सकता, जी नहीं सकता। हम यदि विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो सबसे बड़ी इस देश की आर्थिक हानि होती है, और देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर पड़ता है, देश दरिद्र होता है, देश की साधनों पर, देश की संपत्ति पर, देश की प्रतिभाओं पर दूसरे देशों का अधिकार हो जाता है, तो इससे देश कमजोर पड़ता है। हम अपने नित्य प्रयोग की वस्तुएं हो, हमारे घर में, ऑफिस में, दुकान में, मकान में, हमारी जिंदगी में जो भी हम कुछ प्रयोग कर रहे हो, हमारी पेन से लेकर के, हमारी घड़ी से लेकर के, हमारे टूथपेस्ट से लेकर के, साबुन से लेकर के, कपड़ों से लेकर के, जूते चप्पल से लेकर के, जो भी हम विदेशी सामान जो हम प्रयोग में लाते हैं, विदेशी वस्त्र हम प्रयोग में लाते हैं, इससे देश का प्रतिवर्ष, जो अभी वर्ष 2008-9 के आंकड़े हैं उसके अनुसार लगभग 2,32,000 करोड़ रुपए का, ये तो ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड, जो नंबर 1 में वो लोग सामान बेचते हैं, और उससे देश का
धन लूटते हैं, उसके आंकड़े हैं। और अपने देश में अपने स्वदेशी उद्योगों के प्रति सरकार का ध्यान न होने से, स्वदेशी अर्थव्यवस्था न होने से करीब 6,75,000 करोड़ रुपए का हम बाहर से सामान खरीदते हैं। लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का दवाओं पर खर्चा होता है। यदि हम स्वदेशी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाते और अपने जो ग्रामीण उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनको मजबूत बनाते, तो हम अपने पड़ोसी देश कम से कम चीन का ही उदाहरण अपने आंखों के सामने रखते, तो भी हम करीब हर वर्ष 8 से 10 लाख करोड़ रुपए का अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते थे, पूरे विश्व बाजार में अपनी वस्तुएं बेच सकते थे। हमारे पास वो सामर्थ्य है, तो हम कम से कम 8-10 लाख करोड़ रुपए का देश को आर्थिक अतिरिक्त योगदान दे सकते थे। और गांव की समृद्धि के प्रति हमारा ध्यान होता, स्वदेशी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रति, तो हम कम से कम 5 से 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त अन्न पैदा कर सकते थे। इस तरह से यदि स्वदेशी अर्थव्यवस्था का आर्थिक मूल्यांकन किया जाए तो करीब 25 से 30 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष हम देश की आर्थिक समृद्धि में योगदान दे सकते हैं। यह हमारे देश के नेतृत्व के, हमारे देश के रहनुमाओं के, हमारे देश के नीति निर्धारकों की दरअसल ये बात समझ में आती ही नहीं है, और इसी कारण से देश का आज तक आर्थिक दोहन होता रहा। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप विचार कीजिए कि प्रति वर्ष यदि देश में 25 लाख करोड़ रुपए आता है तो उससे देश कितना मजबूत बनता है। और हर वर्ष जाने अनजाने आज हमारे देश का लगभग 20 लाख करोड़ रुपए बाहर जा रहा है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से विदेशी कंपनियों के हाथों में अपने देश के संसाधनों को, देश की संपत्ति को, देश के वैभव को हम लुटा रहे हैं। तो फिर हमारी आजादी का अर्थ क्या रह गया? और हम यदि विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो उससे जो पैसा मिलता है वो विदेशी कंपनियों को मिलता है। विदेशी कंपनियां कभी भी अपना देश का हित नहीं करती हैं। जो ये गलत हमें तर्क दिए जाते हैं, हमें बहकाया जाता है, भ्रमित किया जाता है, और एक पूरे षड्यंत्र के तहत पूरे देश के अंदर कुछ अफवाहों को फैलाया जाता है, गलत बातों का प्रचार किया जाता है कि विदेशी कंपनी आएंगी, फॉरेन करेंसी हमारे देश के अंदर आएगी, वो आएंगी तो हमारे यहाँ देश में रोजगार बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगी, इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ये सारी की सारी निराधार झूठी बातें हैं और एक पूरे षड्यंत्र के तहत इन बातों का प्रचार किया जाता है और देश को लूटने के लिए विदेशी हाथों में सौंप दिया जाता है। ये पूरे के पूरे तथ्य और आंकड़ों के साथ इन बातों के आपके बीच में रखा जाएगा कि विदेशी कंपनियां कितनी पूंजी लेकर के आई और कितनी पूंजी अनुमानित वो लूट करके लेके गई। उनके आने से कितने भारत के लोग बेरोजगार हुए, कितनी टेक्नोलॉजी वो हमारे यहाँ पर लेकर के आई। टेक्नोलॉजी विदेशियों ने हमको दी, अपने देश के लोगों ने ही अपने देश में विकसित की, चाहे वो सुपर कंप्यूटर की बात थी या सैटेलाइट की बात थी या चंद्रयान की बात थी या परमाणु बम की बात थी। हमने टेक्नोलॉजी विदेशों से हासिल की, अपने देश के लोगों ने विकसित की और विदेशों में भी हमारे देश के लोग ही विकसित कर रहे हैं। और विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पर निर्यात बढ़ाती हैं या निर्यात को घटाती हैं। और एक मैं बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही शर्मनाक बात, और अनजाने में जिसको हम अंजाम दे रहे हैं, कर रहे हैं, कि हम जो विदेशी वस्तुएं खरीदते हैं उससे देश का पैसा बाहर जाता है। देश का पैसा बाहर भेजना ये देश के साथ वफादारी नहीं, देश के साथ गद्दारी है। तो हम यदि विदेशी सामान हम प्रयोग में लाते हैं, विदेशी भेषज प्रयोग में लाते हैं, इस सब से देश का पैसा देश के बाहर जाता है। और देश का पैसा देश से बाहर भेजना ये देश के साथ, मैंने कहा, वफादारी नहीं, देश के साथ में क्या है? गद्दारी है। तो हम एक संकल्प लेंगे कि हम अनजाने में भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। ये देश के लोगों को समझाएंगे कि जो हम विदेशी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं ये देश के साथ में बहुत बड़ा हम धोखा कर रहे हैं, देश के साथ में हम बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। कम से कम हम ऐसा तो काम करें कि आने वाली पीढ़ियां हमें देश के गद्दारों में नहीं, देश के वफादारों के रूप में हमको याद करें। ऐसा हमको कुछ करना है और ये संकल्प देश के करोड़ों लोगों में हमको जगाना है। स्वदेशी मात्र वस्तु या स्वदेशी वस्त्र ही नहीं, स्वदेशी एक बहुत बड़ा विचार है, एक बहुत बड़ा चिंतन है। जहां जहां स्वदेश का अभिमान जुड़ा हुआ है, जहां जहां देश का सम्मान जुड़ा हुआ है, वह देश की भाषा हो, वह देश का भेषज हो, देश की वेशभूषा हो, वह देश की परंपराएं हो, देश की संस्कृति हो, देश की आस्थाएं हो, देश के विश्वास हो। तो स्वदेशी एक बहुत विराट दर्शन है जो
हमारी संस्कृति और सभ्यता से लेकर के हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ता है। ऐसा विचार, ऐसा चिंतन, ऐसा संकल्प, ऐसा व्रत। और स्वदेशी को अपनाने के पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। स्वदेशी को अपनाने के पीछे हमारा कोई आग्रह, दुराग्रह नहीं है, कोई हठ नहीं है। स्वदेशी के पीछे हमारा कोई अज्ञान नहीं है कि हम अज्ञान के वशीभूत होकर के या अंधानुकरण कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज स्वदेशी का प्रयोग करते थे इसलिए हमको करना है। बल्कि स्वदेशी का प्रयोग, उसके पीछे हमारे तर्क हैं, उसके पीछे देशहित की भावना है, उसके पीछे इस राष्ट्रहित की भावना ही नहीं, एक आम गरीब का दर्द है, वो पीड़ा है। और ये सारा का सारा दर्शन आज आपके सामने हम रखेंगे। और एक अंतिम आग्रह मेरा, और एक आह्वान, एक अपील, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक विनती देश के मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग से। देखो, समाज के बड़े लोग, समाज के सभ्य कहे जाने वाले लोग, समाज का मध्यम वर्ग जिन वस्त्रों का प्रयोग करता है, जिस वेशभूषा का प्रयोग करता है, देश के नीचे वाला जो तबका है, देश का आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उस अमीर का ही अनुसरण। आप गरीब से पूछें आप बिस्किट क्यों खाते हैं, बोले बाबूजी बिस्किट खाते हैं इसलिए बिस्किट खाता हूं। गरीब वो आदमी 10 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट लेकर के आता है, वो 10 रुपए में 1 किलो चावल ला सकता है। 10 रुपए में जो बिस्किट लाता है वो 100 ग्राम बिस्किट मिलता है। वो 10 रुपए में अपने परिवार का पेट भर सकता है 10 रुपए के चावल के अंदर, लेकिन वो बिस्किट खाता है। क्यों? बाबूजी बिस्किट खाते हैं। वो ब्रेड खाता है। क्यों? बाबूजी ब्रेड खाते हैं। वो उसके बच्चे भी चॉकलेट मानते हैं, गरीब के बच्चे भी। क्यों? बाबूजी के बच्चे चॉकलेट खाते हैं। चाहे उसको पता नहीं है कि पैंट का क्या मतलब है, तो भी वो पैंट पहनता है। क्यों? कि बाबूजी पैंट पहनते हैं। वो गरीब आदमी भी टाई लगाता है। क्यों? कि बाबूजी टाई लगाते हैं। वो गरीब आदमी भी जिसको दांत तुन नीम की और बबूल की मिलती है, उससे उसके दांत ज्यादा मजबूत रहेंगे, लेकिन वो भी नीम और बबूल की दांतुन करना उसने छोड़ दिया। वो भी जो है टूथपेस्ट करता है। क्यों? कि बाबूजी बड़े आदमी, ऑफिसर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, जो समाज के मध्यम वर्ग के, उच्च वर्ग के लोग हैं, जो उससे ऊपर वाले हैं, उनको देखता है और उनसे वो सीखता है। तो उसने दांतुन करना छोड़ दिया नीम और बबूल का, जो कि बहुत जरूरी था। उसने टूथपेस्ट किया, उसमें केमिकल भरे हुए, उनको प्रयोग कर रहा है। वो मंजन नहीं करता है, वो टूथपेस्ट करता है। क्यों? बाबूजी सुबह सुबह उठ के दांतुन करते हैं। वो भी जो है वो जिलेट की विदेशी ब्लेड ला करके सेव बनाता है। क्यों? बाबूजी जिलेट से सेव बनाते हैं, वो साबुन लगाते हैं। पहले मैंने कभी किसी को साबुन लगा के सेव करते नहीं देखा। पहले क्या करते थे? नारियल का तेल लगा के सेव किया करते थे। नारियल का तेल लगा के सेव करो तो 100 साल तक चेहरे के ऊपर चमक रहती है। दो मुंहे बाल पैदा नहीं होते। और भाई जिसको हमारी तरह पूरी रखनी हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, सेव करने की जरूरत ही नहीं। बाबूजी क्योंकि वो साबुन लगा करके सेव करते हैं, इसलिए आम आदमी भी वैसे ही सेव करने की कोशिश करता है। मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के लोगों ने चोटी कटवा दी तो गरीब ने भी चोटी कटवा दी। बाबूजी ने चोटी कटवाई तो मैं भी कटवा देता हूं। मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग ने यज्ञोपवीत पहनना छोड़ दिया तो नीचे वाले ने भी छोड़ दिया। कि बाबूजी ने छोड़ दिया ना, बाबूजी ने जनेऊ की जगह टाई पहन ली। उससे टाई का अर्थ पूछो तो कुछ नहीं पता उसको। और टाई एक वर्ग विशेष के लिए आदर्श हो सकती है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों के लिए वो आदर्श नहीं हो सकती। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की जलवायु उसके अनुकूल नहीं हो सकती। लेकिन विदेशी लोगों को देख देख करके हमारे देश के कुछ विदेशी मानसिकता वाले लोगों ने टाई को पहन लिया, तो नीचे वाला आदमी भी वो जैसे विसुटिट वुटिट होकर के टाई पहन करके चलता है। क्यों? क्योंकि बाबूजी टाई पहनते हैं। वो भी विदेशी कंपनियों का साबुन, वो भी विदेशी कंपनियों का शैम्पू खरीदता है, वो भी विदेशी कंपनियों का ही पानी पीता है, बोतल बंद पानी। क्यों? बाबूजी ऐसा करते हैं। तो जो मध्यम वर्ग के लोग करते हैं, उच्च वर्ग के लोग करते हैं, नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये गीता भी कहती है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तद् इतरो जना सयत प्रमाणम कुर्ते लोकस्तदनुवर्तते। लोगों ने धोती पहनना क्यों छोड़ दिया? आम आदमी ने। क्यों? बाबूजी ने धोती पहनना छोड़ दिया। हमने अपनी वेशभूषा को छोड़ दिया। औरंगजेब एक अत्याचारी राजा आया, उसने कहा तुम्हारे गले में जनेऊ रहेगी तो सिर कत्ल कर दिया जाएगा। दो में से एक ही काम हो सकता है, या तो जनेऊ उतारो या गर्दन कटवा लो। लोगों ने गर्दन ही कटवा ली, लेकिन जनेऊ नहीं उतरवाई। यह हमारा इतिहास है।
यज्ञोपवीत माने जो हमारी ऋषि संस्कृति का, हमारा ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋषि ऋण, उसका प्रतीक है। और इसके लिए हमारे गुरुओं ने शहादत दी, बलिदान दिए और उस आतताई का अंत किया। लेकिन आज हम अपने आप ही यज्ञोपवीत उतरा दी, चोटी उतरवा दी। अब अपना क्या रहा? वस्त्र इधर एडिडास लिखा रहता है ना, तो सोचते हैं हम कोई बड़े घर के लोग हैं, तो वो गरीब वाला भी वो नकली एडिडास मिलता है फिर उसमें। तो नकली एडिडास की चाहे वो शर्ट पहननी पड़े, लेकिन एडिडास की पहनता है। क्यों? बाबूजी ने वो एडिडास वाला पहना हुआ था। ये एडिडास मल्टीनेशनल कंपनी है, वो तुम्हारे लिए गर्व की बात नहीं। जो विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करता है वो गर्व की बात नहीं, वो शर्म की बात है। पूरे देश में ऐसा एक विचार पैदा होना चाहिए। चाहे वो कोलगेट का, पेप्सोडेंट का, वो कोई भी प्रयोग करता है, वो गर्व की बात नहीं, वो शर्म की बात है। मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के लोग एक व्रत कर लें कि हमें स्वदेशी का व्रत ही करना। महात्मा गांधी के उस जमाने में ऐसा हुआ था कि बड़े लोगों ने आग्रह पूर्वक स्वदेशी का व्रत लिया था और तमाम विदेशी चीजों का बहिष्कार किया था। मुझे लगता है फिर से उसी संकल्प की आवश्यकता है। आज हम अपने पैरों में बाटा के जूते चप्पल ना पहने। इस स्वदेशी के व्रत को, इस स्वदेशी के आंदोलन को हमें बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाना है। हम लोगों को पता ही नहीं लगता है कि यह स्वदेशी सामान है या विदेशी, और बहुत जल्दी ही हम इस तरह की एक नई परंपरा डालने वाले हैं। और तमाम जो 100% स्वदेशी कंपनियां हैं, उनका बहुत जल्दी ही राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन भी बनाने वाले हैं। और वो अपने जो नित्य प्रयोग की हमारी वस्तुएं खास करके उनके ऊपर लिखें कि ये, और उसका एक हम पूरा का पूरा एक लोगो और उस कुछ ना कुछ उसका एक चिन्ह बनाने वाले हैं, तो जिससे कि आम आदमी को भ्रम पैदा ना हो और ये स्वदेशी का संकल्प जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, गांव गांव तक पहुंचे और पूरा देश 100% स्वदेशीमय हो जाए। ऐसा संकल्प हमें लेकर के जाना है। आज हम कहने को स्वतंत्र हैं, कहने को हम अपने देश में जी रहे हैं, लेकिन हमारा अपना क्या है? अपनी भाषा, अपनी भेषज, अपने न्याय व्यवस्था, अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपनी चिकित्सा व्यवस्था, क्या है अपना? सब कुछ तो हमारा तन मन विचार भाव संस्कार सब कुछ विदेशियों जैसा है। तो फिर कहां हम भारतीय कहलाएं? गर्व से को हम भारतीय हैं। अरे गर्व से तो तब कौन हो जब अपनी भाषा हो, अपनी भेषज हो, अपनी भूषा हो, अपना भजन हो। भजन भी हमारी विदेशी, भेषज भी हमारी विदेशी, वेशभूषा हमारी विदेशी, जूते चप्पल हमारी विदेशी, टूथपेस्ट हमारी विदेशी, सब कुछ विदेशी विदेशी विदेशी। ये बात इस पूरे देश को समझाएंगे और मैं पूरा भरोसा रखता हूं पतंजलि योगपीठ परिवार के तमाम योग शिक्षक भाई बहन और इस तरह का एक विचार, एक जज्बा इस देश में हमको पैदा करना है। यही विचार आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे भाई राजीव जी, जो स्वदेशी के ऊपर वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और मुझे लगता है हम पूरे देश के लोगों को तथ्यों के साथ में, तर्क के साथ में अपनी बातों को समझाएंगे। और जब हम तर्क के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात को रखेंगे देश हित की भावना से देश के लोगों के सामने, तो निश्चित रूप से देश के लोग स्वदेशी को अपनाएंगे और हम देश को बचा पाएंगे। करोड़ों लोग हम इस देश में पैदा करेंगे जो भेषज में, भाषा में, भूषा में, भजन में, भोजन में 100% स्वदेशी को अपनाएंगे और स्वदेशी को अपना करके इस देश को हम बचाएंगे। नहीं तो ये विकासशील और गरीब देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा उनके संपूर्ण संसाधनों और संपत्ति पर विदेशी कंपनियां कब्जा करके उनको आर्थिक गुलामी, क्योंकि अलग अलग तरीके होते हैं अपने अपने युग में को गुलाम बनाने के। तो आज देश को जो गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम इस देश की आजादी को किसी भी कीमत पर मिटने नहीं देंगे। ये संकल्प है हमारा। मैं भाई राजीव जी को आगे के उद्बोधन के लिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस तरह से विदेशी कंपनियां षड्यंत्र रच करके देश को लूटती हैं, बर्बाद करती हैं, तबाह करती हैं और गुलाम बना करके छोड़ देती हैं, और उस देश के अंदर फिर किसी भी तरह का स्वाभिमान फिर बसता नहीं है। तो विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र के बारे में पूरे तथ्य और आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए एक तर्क के साथ में और तथ्यों के साथ में अपनी बात रखेंगे और आप उन्हीं तथ्यों और आंकड़ों को देश के अंतिम गांव के आदमी तक लेकर के जाएंगे। और मैं पूरा भरोसा रखता हूं पूरा देश स्वदेशीमय होगा। भाई राजीव जी।
परम पूजनीय स्वामी जी, भारत स्वाभिमान के सभी सम्माननीय भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने भारत देश में विदेशी कंपनियों की लूट और उसका विकल्प स्वदेशी, इस विषय पर कुछ तथ्य, कुछ आंकड़े, कुछ जानकारियां और कुछ विचार प्रस्तुत करूंगा। हमारे भारत देश में इस समय लगभग 5000 विदेशी कंपनियां पूरे भारत देश में व्यापार कर रही हैं। इनमें से कुछ विदेशी कंपनियां ऐसी हैं जो सीधे अपनी शाखा स्थापित करके भारत में व्यापार कर रही हैं। कुछ विदेशी कंपनियां ऐसी हैं जो भारतीय कंपनियों के साथ समझौता करके व्यापार कर रही हैं। सीधे व्यापार करने वाली कुछ कंपनियां हैं, जैसे पेप्सी कोला है, कोका कोला है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, रैकेट एंड कोलमैन है, जॉनसन एंड जॉनसन है, सीबक आएगी है, नोवार्टिस है, हिंदुस्तान लीवर है। ये सारी कंपनियां सीधे व्यापार करती हैं। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो भारतीय कंपनियों के साथ समझौता करके व्यापार करती हैं, जैसे कावासाकी बजाज है, इंडो सुजुकी है, हीरो होंडा है, यामाहा माजदा है। तो ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो समझौते करके काम करती हैं और कुछ कंपनियां हैं जो सीधे काम करती हैं। और समझौते दो तरह के होते हैं। एक तो कुछ कंपनियां तकनीकी रूप से समझौते करती हैं भारत में, और कुछ कंपनियां वित्तीय रूप से समझौते करती हैं, पूंजी के आधार पर समझौते करती हैं। तो सीधे काम करने वाली, समझौता करके काम करने वाली कुल कंपनियों की संख्या लगभग 5000 है। इन कंपनियों को हमारे देश में बुलाया गया है, बाकायदा इनको निमंत्रण दिया गया है। इन कंपनियों के लिए हमारी सरकारों ने लाल कालीन बिछाया है और इनका ऐसे स्वागत किया है जैसे कभी भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे कुछ राजा महाराजाओं ने स्वागत किया था। हमारे देश में सन 1991 से सरकार की एक नीति चल रही है। उस नीति का नाम है उदारीकरण, उसका एक दूसरा नाम है वैश्वीकरण और एक उसका तीसरा नाम है निजीकरण। अंग्रेजी में इसको ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के नाम से हम जानते हैं। सरकार को जब ये कहा जाता है कि आप इन विदेशी कंपनियों को क्यों बुला रहे हैं, जबकि हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि गलती से हमने 17वीं शताब्दी में एक विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी को बुला लिया था और हम 200-250 साल के लिए गुलाम हो गए थे। अब आज़ादी के 62-63 वर्षों के बाद 5000 से ज़्यादा कंपनियों को बुलाना क्या देश की आज़ादी को गिरवी रखने जैसा नहीं है? क्या हमारी देश की आज़ादी के साथ कोई समझौता तो नहीं हो रहा है? क्या हमारी देश की आज़ादी खतरे में तो नहीं पड़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर हम दोबारा से गुलाम हो जाएं उन देशों के जिनसे मुश्किल से हम 1947 में आज़ाद हुए? तो सरकारों के सामने जब ये तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि आखिर आप इन विदेशी कंपनियों को बुला क्यों रहे हैं, क्या ज़रूरत है इनकी? क्या हम भारतवासी अपना विकास खुद नहीं कर सकते? क्या हमारे पास पूंजी की बहुत कमी है? क्या हमारे पास तकनीकी नहीं है? क्या हमारे पास श्रम शक्ति नहीं है? ऐसी कौन सी कमी भारत में है जो हम विदेशी कंपनियों को बुला रहे हैं? तो सरकार की तरफ से 4 उत्तर दिए जाते हैं, 4 तर्क दिए जाते हैं। सबसे पहला तर्क हमारी सरकार देती है कि जब विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं तो इनके आने से पूंजी आती है, इनके आने से पैसा आता है और भारत को पूंजी की ज़रूरत है, इसलिए विदेशी कंपनियों को बुलाया जाता है। फिर दूसरा तर्क हमारी सरकार ये देती है कि जब ये विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं तो भारत का निर्यात बढ़ता है, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता है, क्योंकि कई सारी विदेशी कंपनियां भारत सरकार से जो समझौता करती हैं वो निर्यात का समझौता होता है, एक्सपोर्ट का जो समझौता करते हैं। तो सरकार का ऐसा कहना है कि इन कंपनियों के आने से भारत का निर्यात बहुत अधिक बढ़ सकता है। और तीसरा तर्क भारत सरकार का ये है कि जब ये विदेशी कंपनियां आती हैं और हमारे देश में इनके कारखाने लगते हैं तो उन कारखानों में लोगों को रोजगार मिलता है, काम मिलता है, और लोगों को रोजगार और काम मिलने से गरीबी कम होती है, बेकारी कम होती है। ये तीसरा तर्क है। और चौथा और आखिरी तर्क है हमारी सरकार का, जो सबसे बड़ी ताकत से सरकार हमारे सामने प्रस्तुत करती है, वो ये कि जब भी विदेशी कंपनियां आती हैं
तो हमारे देश में तकनीकी आती है, टेक्नोलॉजी आती है। विदेशी कंपनियों के आने से हमको तकनीकी मिलेगी, विदेशी कंपनियों के आने से भारत में रोजगार बढ़ेगा, विदेशी कंपनियों के आने से भारत में पूंजी निवेश ज़्यादा होगा और विदेशी कंपनियों के आने से भारत में निर्यात अधिक होगा। इन 4 तर्कों के आधार पर हमारी सरकार विदेशी कंपनियों को बुलाती है। आपको इस बात की जानकारी है कि विदेशी कंपनियों को बुलाने में अब भारत की सरकार जो केंद्र में काम करती है ये तो लगी ही हुई है, राज्यों की सरकारें भी विदेशी कंपनियों को बुलाती हैं। हमारे भारत देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां के मुख्यमंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं और विदेशी पूंजी के समझौते करके विदेशी कंपनियों को बुला के लाते हैं। तो राज्य सरकारों द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा जो विदेशी कंपनियों को बुलाए जाने के तर्क हैं, उनका कुछ समय से मैं अध्ययन करने की कोशिश कर रहा हूं और ये जानने की कोशिश करता रहा हूं कि क्या सरकार के द्वारा दिए गए ये तर्क सच हैं, क्या वास्तव में हमारे देश में पूंजी आ रही है, क्या वास्तव में कोई तकनीकी हमें मिल रही है, क्या हमारा सच में निर्यात बहुत बढ़ रहा है या हमारे देश में रोजगार बहुत अधिक हो रहा है। इन आधारों पर ये जानने की कोशिश की और इसके लिए सरकार के ही दस्तावेज मैंने इकट्ठे किए और पिछले कुछ वर्षों से जो सरकारी दस्तावेज मैंने देखे, पढ़े, समझे, जाने और उनको कोशिश भी की है अपने यहाँ पुस्तकालय में लाने की और कुछ दस्तावेज आए भी हैं। ये दस्तावेज कुछ दूसरी कहानी कहते हैं, बिल्कुल दूसरा चित्र प्रस्तुत करते हैं और मुझे लगता है कि सरकार के दस्तावेज ही सरकार की पोल खोलते हैं। एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि विदेशी कंपनी आती है तो पूंजी आती है और सरकार के जो दस्तावेज हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आप जानते हैं सबसे अधिक दस्तावेज हैं विदेशी कंपनियों के बारे में। फिर हमारे देश में जो मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्थाएं हैं, जैसे एक विदेश व्यापार मंत्रालय हमारे देश में है, उनका एक विदेश व्यापार निगम है, उसके कुछ दस्तावेज हैं, उसके कुछ आंकड़े हैं। फिर हमारे देश की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है, जो उद्योग मंत्रालय है हमारे देश का, वाणिज्य मंत्रालय है, उसके कुछ आंकड़े हैं और वित्त मंत्रालय के कुछ आंकड़े हैं। उन आंकड़ों के आधार पर अगर मैं आपसे बात करूं तो चित्र बिल्कुल दूसरा ही दिखाई देता है और वो चित्र ये दिखाई देता है कि विदेशी कंपनी भारत में आकर पूंजी नहीं लाती है, विदेशी कंपनी भारत से पूंजी लेकर जाती है। आप जरा एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करें कि कोई कंपनी अपने देश की पूंजी भारत में क्यों लाएगी? क्या वो मूर्ख हैं? अमेरिका की कंपनी अमेरिका से पूंजी लेकर भारत में आएगी जब अमेरिका में पूंजी की बहुत कमी है, यूरोप में पूंजी की बहुत कमी है और अमेरिका और यूरोप में पूंजी की कमी के कारण उनके बड़े बड़े कारखाने बंद हो गए हैं। तो जिस अमेरिका में पूंजी की इतनी सारी कमी हो, वहां से कोई कंपनी पूंजी लेके भारत में क्यों आएगी? ये मोटी सी समझने की बात है। और दूसरी बात, अगर अमेरिका की कोई कंपनी भारत में आएगी तो जान लीजिए वो अपनी पूंजी लेके नहीं आएंगे, यहां से पूंजी अमेरिका ले जाने के लिए आएंगे, क्योंकि इसीलिए वो बनाए गए हैं, इसीलिए उनकी रचना की गई। ऐसे ही यूरोप के देशों से कोई कंपनी यहां पूंजी लेके नहीं आएगी, यहां से पूंजी लेकर वो यूरोप में जाएगी। मैंने जिन 5000 विदेशी कंपनियों का पिछले दिनों अध्ययन किया, उससे एक बात समझ में आई, वो आप सबको बताना चाहता हूं। अगर मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है, उसने 50 रुपए भारत में निवेश कर दिया 2009 में, तो ठीक 1 साल के बाद 2010 में उस कंपनी की बैलेंस शीट जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि उसने हर 50 रुपए पर 150 रुपए यहां से कमा के अमेरिका को भेज दिया। $1 यहां लाया और $3 वो यहां से लेकर चले गए। 1991, 92, 93, 94 हर साल की मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े इकट्ठे करता रहा कि एक साल में कितनी पूंजी आती है। मान लीजिए एक साल में कभी 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी आई तो उसी साल में 60,000 करोड़ की पूंजी यहां से चली गई। एक साल में मैं आंकड़े देखता हूं 25,000 करोड़ की पूंजी आई तो उसी साल में 75,000 करोड़ की पूंजी यहां से चली गई। एक साल में पता चला 30,000 करोड़ की पूंजी आई तो उसी साल में 90,000 करोड़ की पूंजी यहां से चली गई, ठीक एक साल के बाद।
तो ऐसी स्थिति हमारे देश में है। तो ज़्यादा हमारे देश में पूंजी आती नहीं है, ज़्यादा यहाँ से पूंजी चली जाती है। एक एक साल के आंकड़े निकाले मैंने और फिर इकट्ठे 15-16 साल के आंकड़े मैंने निकाले, तो पता चल रहा है कि $1 अगर आ रहा है, $3 से $4, कभी कभी तो $5 उसी साल में यहाँ से वापस जा रहा है। अब इसमें और एक महत्व की बात है कि अपनी पूंजी वो लगाते हैं, एक साल में ही उसका 3 गुना कमा लेते हैं और उसके अगले अगले सालों तक 10 साल, 15 साल, 20 साल तक बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी पूंजी निवेश के वो यहाँ से करोड़ों डॉलर कमाते रहते हैं। आप इसको सरल तरीके से समझिए कि ₹50 लगाकर उन्होंने धंधा शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, पहले ही साल में ₹150 कमा लिया, तो 3 गुना तो वो ले ही गए। अब दूसरे साल में अगर वो ₹200 कमाएंगे, तीसरे साल में 300 कमाएंगे, चौथे साल में 400 कमाएंगे, तो हर साल जो जाएगा एक साल के बाद, वो यहां से पूंजी की लूट है, ना कि पूंजी का भारत में प्रवेश। ये बहुत महत्व की और समझने की बात है। दूसरी एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं, वो ये कि जब भी कोई विदेशी कंपनी भारत में पूंजी लाती है तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो अपने साथ बहुत थोड़ी सी पूंजी लेके आते हैं, बिल्कुल मामूली, बहुत थोड़ी, ना के बराबर, और बाकी सारी पूंजी वो व्यापार के लिए भारत से ही इकट्ठी करते हैं। हमारे देश में जो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के बारे में चर्चा होती है, उनमें सबसे बड़ी विदेशी कंपनी इस समय जो है उसका नाम है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। नाम से इसको ऐसा लगता है कि जैसे ये हिंदुस्तानी कंपनी है, वास्तव में ये विदेशी कंपनी है। इसका असली नाम है यूनिलीवर और ये ब्रिटेन और हॉलैंड के संयुक्त उपक्रम की कंपनी है। माने कुछ ब्रिटिश लोगों का इसमें पैसा लगा हुआ है और कुछ हॉलैंड वासियों का पैसा इसमें लगा हुआ है। तो ये हिंदुस्तान लीवर नाम की कंपनी भारत में जब सबसे पहले व्यापार करने आई सन 1933 में, तो इस कंपनी ने पूंजी कितनी लगाई? इस कंपनी ने मात्र 15 लाख रुपए की पूंजी निवेश किया। इसको हम तकनीकी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, इनिशियल पेड अप कैपिटल। तो यही पूंजी महत्व की होती है। बाद में तो उस पूंजी में से जो मुनाफा पैदा होता है, उस मुनाफे को वो लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं, उस मुनाफे को वो पूंजी निवेश करते रहते हैं। और वो मुनाफा तो यहाँ पैदा हुआ है, वो तो विदेश से नहीं आया है। यहाँ उन्होंने 15 लाख रुपए लगाया, अपना व्यापार शुरू किया, अपना धंधा शुरू किया और थोड़े ही समय में उन्होंने मुनाफा कमा लिया। उस मुनाफे को फिर भारत में लगा दिया, तो वो मुनाफा उनके देश से नहीं आया ना, वो तो भारत में से ही पैदा करके उन्होंने यहां लगा दिया। तो वास्तव में जो भारत में से पैदा हुआ मुनाफा होता है, वही कंपनियों के द्वारा भारत में लगाया जाता है। अपने देश से जब वो आते हैं तो बहुत थोड़ा सा पैसा लेके आते हैं। तो हिंदुस्तान लीवर का मैं बता रहा था, लगभग ये 15 लाख रुपए लेके भारत आए थे और 15 लाख रुपए लेकर ये आए तो इन्होंने कुछ व्यापार शुरू किया। उसी साल व्यापार के शुरू होने के 6-8 महीने के बाद इन्होंने थोड़ा सा और पैसा लाकर उसमें डाला, तो कुल मिलाकर पहले साल में इनका जो पूंजी निवेश हुआ वो 33 लाख रुपए का हुआ। अब ऐसा मान लीजिए कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने भारत देश में 33 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया, धंधा शुरू किया, आज से लगभग 70-75 साल पहले। अब ये कंपनी जो भारत से मुनाफा कमा रही है एक साल में, वो है 14,740 करोड़ रुपए। ये इनका आधिकारिक है जो उनकी बैलेंस शीट में वो दिखाते हैं, जिसमें से ये बताते हैं कि लगभग 217 करोड़ रुपए शुद्ध रूप से विदेश लेके चले जाते हैं। अब आप इसको ऐसे तुलना कर लीजिए कि 33 लाख रुपए लगाकर हर साल 217 करोड़ रुपए यहां से ले जा रहे हैं। थोड़ी सी पूंजी लगाकर हजारों करोड़ रुपए यहां से ये ले गए। तो आप समझ लीजिए, विदेशी कंपनी भारत में पूंजी लेकर नहीं आती है, यहां से पूंजी ले जाने के लिए आती है। और एक कंपनी का उदाहरण देता हूं। एक बहुत बड़ी कंपनी है हमारे देश में जो सीधे व्यापार करती है, कोलगेट पामोलिव। वो अमेरिका की कंपनी है। तो कोलगेट पामोलिव ने हिंदुस्तान में जब व्यापार शुरू किया, उसका व्यापार भी लगभग आज से 65-70 साल पहले शुरू हुआ। तो उन्होंने भारत में जो रुपया लगाया था वो करीब करीब 13 लाख रुपए चुकता पूंजी।
शुरुआती पूंजी व्यापार शुरू करने के लिए सिर्फ 13 लाख रुपए लगाया कोलगेट पामोलिव ने, और आज कोलगेट पामोलिव हिंदुस्तान में से जो नेट प्रॉफिट कमा रही है और एक साल में वो यहां से अमेरिका लेकर जा रही है, वो 231 करोड़ रुपए है। हर साल 231 करोड़ वो कमा रहे हैं। तो इस कंपनी ने भी हजारों करोड़ रुपए यहां से ले लिए, सिर्फ 13 लाख रुपए लेके आई थी ये कंपनी। एक तीसरी कंपनी का नाम बताता हूं, उसका नाम है नोवार्टिस। ये भारत में आई तो इन्होंने जो पूंजी निवेश भारत में किया वो करीब करीब 15 लाख रुपए के आसपास का इनका पूंजी निवेश है, इनिशियल पेड अप कैपिटल। और आज हिंदुस्तान में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट जो ये कमाकर अपने देश में ले जा रही है वो 94 करोड़ 46 लाख रुपए है हर साल का, एक साल का 94 करोड़। और इस कंपनी को काम करते हुए 40 साल हो गया इस देश में से, इसने भी हजारों करोड़ रुपए यहां से लूट लिया। एक और कंपनी का नाम बताता हूं, हॉलैंड की एक कंपनी है, उसका नाम है फिलिप्स। इस कंपनी ने भारत में जब व्यापार शुरू किया था तो 1 करोड़ 50 लाख रुपए की इसने पूंजी लगाई थी। अब इस कंपनी का एक साल का जो नेट प्रॉफिट है जिसको ये कंपनी लूट कर हॉलैंड ले जा रही है वो 190 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ 50 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया और 190 करोड़ रुपए हर साल ये भारत से लेके जा रहे हैं। ऐसी एक और कंपनी बताता हूं, टायर बेचने वाली एक कंपनी है, गुडियर उसका नाम है, मूलतः अमेरिकन कंपनी है। इसने भारत देश में जब व्यापार शुरू किया तो पूंजी लगाई 2 करोड़ 37 लाख रुपए। अब ये कंपनी हर साल में जो लूट कर ले जा रही है यहां से वो 40 करोड़ रुपए हर साल वो यहां से नेट प्रॉफिट के रूप में लेके चले जाते हैं। फिर इसी तरह से और एक कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है, जिसका नाम है ग्लैक्सको, दवा बेचती है, दवा के क्षेत्र की ये बड़ी कंपनी मानी जाती है। इनका जो पेड अप कैपिटल है करीब 8 करोड़ 40 लाख रुपए से इन्होंने व्यापार शुरू किया इस हिंदुस्तान में, और आज ये कंपनी हर साल जो नेट प्रॉफिट कमा के ले जाती है वो 537 करोड़ 66 लाख रुपए, एक साल में 537 करोड़। एक और कंपनी है, उसका नाम है फाइजर, ये अमेरिकन कंपनी है, दवा बेचती है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसने भारत में व्यापार शुरू किया था 2 करोड़ 90 लाख रुपए से, और आज इस कंपनी का नेट प्रॉफिट हमारे देश से जो ये कमा रहे हैं वो 338 करोड़ रुपए। फिर ऐसे ही एक और कंपनी है, उसका नाम है एबॉट इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी भारत में आई तो इन्होंने पूंजी निवेश किया था 1 करोड़ 40 लाख के आसपास। अब इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है जो यहां से कमा के ले जा रहे हैं हर साल का 68 करोड़ रुपए। फिर और एक कंपनी है जो सिगरेट बेचती है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भारत में, और सिगरेट बेचकर हिंदुस्तान के लोगों के फेफड़े गलाती है, लोगों को व्यसन करवाती है। एक आईटीसी कंपनी है, उसका भारत में नाम है इंडियन टोबैको कंपनी, उसका असली नाम है अमेरिकन टोबैको कंपनी। भारत में आके नाम बदल दिया। जैसे मैंने कहा ना, हिंदुस्तान लीवर का असली नाम है यूनिलीवर, भारत में नाम रख लिया हिंदुस्तान लीवर, अब हिंदुस्तान यूनिलीवर बोलने लगे हैं उसको। ऐसे ये अमेरिकन टोबैको कंपनी ने नाम रख दिया है इंडियन टोबैको कंपनी। अब इस कंपनी का भारत देश में जो इनिशियल पेड अप कैपिटल है वो मात्र 37 करोड़ रुपए का है, और इस कंपनी का एक साल का प्रॉफिट 3120 करोड़ रुपए का है, एक साल का प्रॉफिट। और इसको भारत में काम करते हुए करीब करीब 60 साल हो गए। पहले सिगरेट बेचना, लोगों को कैंसर से मारना, फिर इस देश का पैसा लेके विदेशों में चले जाना, फिर इस देश में सबसे बड़ा अत्याचार जो ये कंपनी करती है, आपको मालूम है सिगरेट बनाने के लिए कागज लगता है, और सिगरेट का कागज सबसे ज्यादा कीमती कागज होता है, और सिगरेट के कागज को बनाने के लिए सबसे ज्यादा पेड़ कटते हैं। मैंने इस कंपनी का जब अध्ययन किया तो पता चला कि ये कंपनी अगर 500 सिगरेट बनाती है तो एक पेड़ कट जाता है।
हमारे देश में हजारों हजारों वनवासी भाई बहनों पर, आदिवासी भाई बहनों पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुकदमे चल रहे हैं कि उन्होंने अपने घर में रोटी बनाने के लिए कोई पेड़ से लकड़ी ले लिया, जंगल से लकड़ी ले लिया, रोटी पकाने के लिए जंगल से लकड़ी ले लिया तो वो अपराध है इस देश में, और सिगरेट बनाने के लिए करोड़ों पेड़ कट गए इस देश में, वो सरकार अपराध मानती ही नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि भारत की सरकार वनवासी और आदिवासियों के लिए नहीं चल रही है, भारत की सरकार आईटीसी जैसी बड़ी कंपनियों के लिए काम कर रही है। कितनी बड़ी विडंबना। हमारे हजारों वनवासी आदिवासी भाई बहन हर महीने पुलिस थाने में दर्ज कराते हैं उपस्थिति, हर महीने उनकी अदालत में पेशी होती है, पांव घिस जाते हैं अदालत में चक्कर काटते काटते, न्याय नहीं मिलता, तारीख पर तारीख पड़ती रहती है। अपराध क्या है? बहुत मामूली सा कि उन्होंने जंगल से लकड़ी लाकर अपनी रोटी बनाई, और आईटीसी कंपनी ने सिगरेट बनाने के लिए 14 करोड़ पेड़ हर साल काटे, 28 करोड़ पेड़ 2 साल में काटे, फिर 14 करोड़, फिर 28 करोड़, फिर कितनी बड़ी संख्या पिछले कितने वर्षों से कट रही है पेड़ों की। ऐसी व्यवस्था हमारे देश में चल रही। तो ये मैंने कुछ उदाहरण दिए, ये सूची बहुत लंबी है। मैंने कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम लिए, हिंदुस्तान लीवर, कोलगेट, पामोलिव, फिलिप्स, फाइजर, ग्लेक्सको, गुडियर, क्योंकि ये नाम आप जानते हैं। ऐसे 5000 नाम हैं, हर एक कंपनी का एक एक आंकड़ा हमारे पास है। किसी कंपनी ने 2 करोड़ की पूंजी लगाई और वो हर साल 180 करोड़ कमा रही है, उसका नाम है बाटा। बाटा की भारत में 2 करोड़ की पूंजी है, इनिशियल पेड अप कैपिटल, और 1 साल का उसका नेट प्रॉफिट 180 करोड़ रुपए का है इस देश में। इसी तरह से नेस्ले एक कंपनी है। इसी तरह से हिंदुस्तान में 5000 से ज्यादा कंपनियां हैं। थोड़ी थोड़ी पूंजी लाकर, थोड़े थोड़े पैसे लाकर 10, 20, 50 लाख रुपए के, और वो करोड़ों करोड़ों नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए यहां से ले जा रहे हैं। तो वास्तविकता ये है कि पूंजी विदेशों से भारत में नहीं आ रही है, भारत की पूंजी विदेशों में जा रही है। और यही कारण है कि जैसे जैसे विदेशी कंपनियां भारत में बढ़ रही हैं, भारत की गरीबी बढ़ती चली जा रही है। मैं आपको गरीबी के साथ इसको जोड़ के बताता हूं। अगर आप 1 मिनट के लिए ये मान लीजिए भारत सरकार का तर्क कि विदेशी कंपनियों के आने से पूंजी आती है, अगर हमारे देश में पूंजी बढ़ती है तो गरीबी कम होनी चाहिए, स्वाभाविक रूप है ना। लेकिन मैं आपको बताता हूं, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब इस देश में एक विदेशी कंपनी को हमने भगाया था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया। लेकिन 2 साल के बाद इस देश की सरकार ने 126 विदेशी कंपनियों को बुला लिया। 2 ही साल के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। 1948-49 में उन्होंने पहली औद्योगिक नीति बनाई, और उस औद्योगिक नीति में उन्होंने संसद में घोषणा की कि भारत का विकास करना है तो विदेशी पूंजी चाहिए, हमारे पास पैसे की कमी है, अंग्रेज यहां से सब कुछ धन लूट कर ले गए हैं, खजाना हमारा खाली है, इसलिए देश का विकास करना है तो विदेशी पूंजी की जरूरत है। तो पंडित नेहरू ने इस तरह का एक लंबा भाषण दिया 1948 में लोकसभा में, और उसके बाद नीति बन गई और 126 विदेशी कंपनियां भारत में आ गई। अब उन 126 कंपनियों के आने के समय इस देश में गरीबों की संख्या थी लगभग 4.5 करोड़। सरकार के आंकड़े, सरकार कहती थी कि 1947-48 में गरीबों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ के आसपास है। तो 4.5 करोड़ की गरीबों की संख्या थी जब 126 विदेशी कंपनियां भारत में आई। अब हमारे देश में विदेशी कंपनियों की संख्या बढ़कर 5000 हो गई। आजादी के दूसरे ही साल में 126 कंपनियां, अब आजादी के 62-63 साल के बाद 5000 विदेशी कंपनियां। तो 126 कंपनियां जितनी पूंजी लाई, 5000 कंपनियां उससे ज्यादा ही लाएंगी, तो इसका माने पूंजी और बढ़ जाएगी तो गरीबी कम हो जाएगी। लेकिन भारत सरकार के ही आंकड़े हैं कि इस समय गरीबों की संख्या हमारे देश में है 84 करोड़। आजादी आई थी तो गरीबों की संख्या थी लगभग 4.5 करोड़। अब आजादी के 62 साल के बाद गरीबों की संख्या हो गई 84 करोड़। इसका माने गरीबों की संख्या में 21 गुना वृद्धि हुई है। इसका सीधा सा मतलब है कि हिंदुस्तान की लूट में
बहुत ज्यादा वृद्धि हुई होगी, इसलिए गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई है। क्योंकि 5000 कंपनियों ने लूटा है इस देश को। पहले लूटती थी एक कंपनी ईस्ट इंडिया, तब हम गरीब हुए दुनिया में। अब लूटने वाली 5000 कंपनियां हैं, तो गरीबी बढ़ेगी ही, कम नहीं होने वाली। इसलिए हर साल इस देश में गरीबी बढ़ती है, क्योंकि पूंजी यहां से लूट कर विदेशों में जाती है, यहां पूंजी विदेशों से आती नहीं। तो ये बात अगर आपके समझ में आए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे देश में सरकार की भाषा बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। जब हम विदेशी कंपनियों को भगाने की बात करते हैं, तुरंत वो पूंजी का सवाल उठाते हैं और कहने लगते हैं कि पूंजी हिंदुस्तान में कहां से आएगी, आप विदेशी कंपनियों को भगाएंगे तो उनको आप इन आंकड़ों की मदद से ये बताइए कि पूंजी हमारी जा रही है, आ नहीं रही है। और अगर हम इन विदेशी कंपनियों को भगा देते हैं और इनके लाइसेंस रद्द कर देते हैं, तो पूंजी का बाहर जाना रुक जाएगा, तो पूंजी बढ़ना इस देश में अपने आप शुरू हो जाएगा, तो गरीबी का कम होना भी अपने आप शुरू हो जाएगा, तो बेकारी का भी कम होना अपने आप शुरू हो जाएगा। आज पूरे देश के खुदरा बाजार अर्थात रिटेल मार्केट को सरकार विदेशी कंपनियों के हाथों में सौंपना चाहती है। इस निर्णय से जहां देश का धन विदेशों में चला जाएगा, वहीं दूसरी ओर इसके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक कुप्रभाव पड़ेंगे। एक तरह से भारत दोबारा आर्थिक दृष्टि से विदेशियों का गुलाम हो जाएगा। स्वामी जी आह्वान कर रहे हैं कि हमें विदेशी कंपनियों के तंत्र एवं षड्यंत्र के खिलाफ समानांतर रूप से एक स्वदेशी तंत्र की स्थापना करनी होगी और सामाजिक व सामूहिक रूप से हमें विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करना चाहिए। अहिंसात्मक आक्रामकता के साथ इन भ्रष्ट शक्तियों से लड़ना पड़ेगा। और सबसे पहला काम यह होगा, सब दुकानदारों से कहो, बोले भाई जब दुकान हिंदुस्तानी है तो सामान भी हिंदुस्तानी सबसे आगे रखो बेचने के लिए। हम नहीं कहते एकदम से भाग जाएंगे, इसमें टाइम लगेगा। तो हर एक दुकानदार से बोलो कि अपनी दुकान में सबसे पहले बेचने के लिए कौन सा सामान रखे? स्वदेशी। सारे हिंदुस्तान के व्यापारियों ने रिटेल में विदेशी दुकानों का विरोध किया कि विदेशी दुकान नहीं होनी चाहिए। मैं सारे हिंदुस्तान के व्यापारियों से आह्वान करता हूं कि वो सामान बेचने के साथ साथ देश को बचाने के लिए भी काम करें। अब दुकान तो देसी है लेकिन सामान विदेशी है, तो फिर देश नहीं बचेगा। सामान बेचने के साथ साथ देश को मत बेचो। यदि विदेशी सामान बेच रहे हो तो आप देश बचाने वालों में नहीं, देश बेचने वालों में शामिल हो जाते हैं। हमको देश को बेचने वाला नहीं बनना, देश को बचाने वाला बनना है। तो मैं जितने भी देशभक्त व्यापारी हैं, मैं नहीं कहता कि व्यापार बंद कर दो, लेकिन अपनी दुकान में सबसे पहले क्या रखो? स्वदेशी सामान। व्यापार करो, लेकिन व्यापार में भी राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। ऐसा सामान बेचो जिससे देश बचे। अब हमने पतंजलि के प्रोडक्ट ओपन मार्केट में उपलब्ध कराने की योजना बनाई। इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद सामान बेचना नहीं है। सामान बेचना होता तो विदेशी कंपनियों से 2-3 गुना महंगा बेच सकते थे हम। उनसे 1000 गुना अच्छा टूथपेस्ट बनाया, हम 30 रुपए की बजाय 50-60 रुपए का बेच सकते थे। ज्यादा विज्ञापन करते, विज्ञापन वाले भी खूब कमाते और लोग भी जम करके खरीदते। अरे महंगी चीज। अब घड़ी होती है, वो कौन सी घड़ी होती है? विदेशी कंपनी है, रोलेक्स, पता नहीं कौन कौन सी जो तरह। अब वो घड़ी तो वही है, समय भी वही एक जैसा बताती है, लेकिन ब्रांड बिकता। तो यदि विदेशी कंपनी की तरह हम सामान बेचते तो महंगा भी बेच सकते थे। और हम सामान बेचना हमारा, तो मैं कहता हूं मकसद ही नहीं है। लोगों का पैसा बचाना और देश को बचाना, यह हमारा मकसद है। अच्छा, सामान बेच करके हमको न बंगला बनाना, न गाड़ी लानी, न साड़ी करनी, न बच्चे भी आने, फिर हम क्यों? जो भी सामान उपलब्ध करा रहे हैं उसमें भी जो यदि सामान्य उसमें लाभ भी होता है, उसमें बेनिफिट भी होता है, तो वो किसके लिए? सेवा के लिए।
इसके लिए सब लोग एक संकल्प ले लें, हमको विदेशी सामानों का प्रयोग। और जो दुकानदार हैं, मैं उन सबसे फिर से कहूंगा, सबसे बोलो जा जा करके, गोष्ठियां लो, जितने भी व्यापार मंडल में, व्यापार मंडल बने हुए सब जगह, जितने भी रिटेल के व्यापारी हैं, होलसेल के व्यापारी हैं, उन सबके समूह बने हुए, संगठन बने हुए, ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए, उनकी मीटिंग लेकर के बोलो भाई विदेशी सामानों का भी बहिष्कार करो, विदेशी दुकानों का ही नहीं, विदेशी सामानों का भी बहिष्कार करो और वही सामान बेचो जिससे देश बचे। अच्छा, अब इसके लिए गांव में क्या करना? एक एक गांव में एक एक स्वदेशी केंद्र खोल दो। गांव में 3 काम करना है हमको। एक, कुदरती खेती, कुदरती खाद, कुदरती कीटनाशक और प्राकृतिक कुदरती बीज, ट्रेडिशनल सीड्स, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, वो सब, इसको बढ़ाना। जो आपको फार्मूला बताया है खाद का, कीटनाशक का, गोमूत्र गोबर के साथ, ग्रामोद्योग लगा बढ़ाओ, और ग्रामोद्योगों के साथ साथ उस गांव के अंदर स्वदेशी का ही सब लोग प्रयोग करें। भाई देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? बोलो, सभी बोलेंगे देश में रहना चाहिए। तो आप विदेशी सामान खरीदते हो, पानी तो किनले एक्वाफेना का यहां से भरा है, लेकिन पानी की तरफ पैसा तो विदेश में बह रहा है। हमारा लक्ष्य लाइफ बॉय से विरोध नहीं है, उससे जो पैसा जा रहा है वो कंपनियां देश को लूट रही हैं। हमको देश को आर्थिक दृष्टि से कमजोर नहीं बनाना, ये बात समझानी। तो अभी गांव में समितियां भी बनाओ, वहां स्वदेशी केंद्र भी बनाओ, फिर रोग नशा मुक्त करने के लिए वहां अभियान चलाओ। अच्छा, अब इसके लिए गांव में क्या करना? एक एक गांव में एक एक स्वदेशी केंद्र खोल दो। विदेशी कंपनियों से सस्ता और अच्छा, स्वास्थ्यवर्धक, प्रामाणिक, ऑथेंटिक उसको प्रोडक्ट मिलेगा तो कौन नहीं खरीदेगा? तो हर एक गांव के अंदर स्वदेशी केंद्र बनाओ, तो ही विदेशी लूट से देश बचेगा। तो विदेशी लूट से बचाने का माध्यम क्या बनेंगे? स्वदेशी विक्रय केंद्र।